उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये इमरान खान के लिए हालिया दिनों की या हालिया वाक़यात के दौरान सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी और कानूनी मामला पर व्लॉग के अगले हिस्से में थोड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि कुछ बड़े फैसले हो चुके हैं और कुछ होने में चंद घंटे बाकी हैं। आज जहांगीर तरीन भी एक लंबे अरसे के बाद मंजर-ए-आम पे नज़र आए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई दी। मौलाना फजलुर रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या उनके मुतालबे के बाद पीटीआई की कोर कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है। उसमें 3 करारदादें मंजूर की गई हैं और वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको पहले ही एग्ज़िट गेट दिखा दिया गया है और बड़ी सख्त पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पार्टी में कहीं ना कहीं रिफ्ट का तासुर देते हैं, अब उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। और भी काफ़ी खबरें हैं, उन पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान से मुतालिक एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह कर देता हूँ, क्योंकि इस पेशरफ्त को उनके करीबी साथी इमरान खान के लिए हालिया दिनों में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का एक अहम इजलास हुआ। ये वर्किंग ग्रुप बराए डिटेंशन है, यानी हिरासत में लिए जाने वाले लोगों के हवाले से ये केसेस की समाअत करता है। और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का केस भी इनके पास गया और एक अहम पेशरफ्त में अक़वाम मुत्तहिदा के इस वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी है। यहाँ पर जो केस लेके जाने वाले जुल्फ़ी बुखारी थे, जिन्होंने इस मामले में काफ़ी भागदौड़ की है, उन्होंने ये दावा किया अपनी ट्वीट में कि वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का भी मुतालबा कर दिया है। मैंने उनकी ट्वीट के बाद उनसे रब्ता किया और समझने की कोशिश की कि बेसिकली ये वर्किंग ग्रुप है क्या और इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है, इमरान खान को क्या फ़ायदा हो सकता है, और इस वर्किंग ग्रुप के इस फैसले के बाद या इस तजवीज़ के बाद क्या पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये ऐसा वर्किंग ग्रुप है जो मुतादिद ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले लोगों के बारे में जायज़ा लेता है और उसके बाद फिर अपनी राय कायम करता है या राय देता है। और इस बार भी इन जजेस पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप ने केस का कई माह तक जायज़ा लिया और अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, जिसका मकसद उन्हें इंतखाबात से बाहर रखना था और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। ये तजवीज़ दी गई है वर्किंग ग्रुप की तरफ से। बुनियादी तौर पर यह कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जिसकी बाइंडिंग होगी हुकूमत पाकिस्तान पर या फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन बैरून मुल्क से आने वाला ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट का हिस्सा है। यानी आपने देखा कांग्रेस की तरफ से जिस किस्म की करारदाद आई, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेसमैन, बल्कि 3 ममालिक के अहम शख्सियात, मैंने कल के व्लॉग में बताया था, वो पाकिस्तान का विज़िट करना चाह रही हैं। और फिर इसी दौरान एक ये डेवलपमेंट हो जाना या एक अहम इदारे से इस किस्म की राय का सामने आना, अक़वाम मुत्तहिदा कोई आम इदारा तो है नहीं। ये अलग बात है कि उनकी करारदादों पर या उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है नहीं होता, बट इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा कि इसके ऊपर डिस्कशन होगी, इसके ऊपर बातचीत होगी। और इस बारे में जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो तो डेफिनेटली आपको कानूनी माहिरीन बेहतर बता सकते हैं, और मैंने पढ़ने की कोशिश की है, चूँकि बहुत लेंथी उनका जायज़ा मिनट्स हैं, तो मैं इसको ज़रा आराम से पढ़ के फ़र्दर डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी मामलात की तरफ बात कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास की बाकी तफसील मैं अगले हिस्से में डिस्कस करता हूं, लेकिन एक हिस्सा बहुत अहम है जिसमें बताया गया है कि 3 अहम करारदादें आज की कोर कमेटी के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई हैं। पहली करारदाद सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के इस्तीफ़े से मुतालिक थी। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ पहले के व्लॉग्स में कि ये इस्तीफ़ा उनसे लिया नहीं गया था, ये उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर दिया था। इसीलिए सारी पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि वो इस्तीफ़ा वापस लें। और करारदाद में ये कहा गया है कि वो इमरान खान से यानी बानी पीटीआई से ये दरख्वास्त करेंगे कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। तो आज ये करारदाद पहली थी जो मंजूर हुई। दूसरी करारदाद कोर कमेटी ने उन लोगों के लिए मंजूर की है जो हसास और अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करके चले गए। फिर एलामिया में कहा गया है कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाने वालों के पास अब बाहर बैठकर पार्टी मामलात पर तबसरा आराई करने का कोई इखलाकी जवाज़ या इख्तियार नहीं है। पार्टी ने ऐसे तमाम अफराद से कोई सरोकार ना रखने का फ़ैसला किया है और उनके बयानात को किसी तौर पर पार्टी मामलात पर असरअंदाज ना होने का एक तरह से फ़ैसला किया है कि इनके बयानात पार्टी पॉलिसी पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और वो तमाम अफराद जिन्हें अपने किए पर अफसोस है, उनसे मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला
इमरान खान ही करेंगे, ये उन्हीं की सवाबदीद है। तो आज पार्टी में वापसी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक तरह से एग्ज़िट गेट जो है वो उन्हें दिखाया गया है। आज की तीसरी जो करारदाद है वो किया जा रहा है। आज की जो तीसरी करारदाद है वो इससे भी अहम है, और वो है पार्टी के नज़्म व नस्क से मुतालिक। यानी ये जो हर दूसरे दिन 2-3 लोग बयानात देते हैं जिससे पार्टी में रिफ्ट का तासुर उभरने लगता है, उसके हवाले से आज सख्त फैसले किए गए हैं और इस बात की तौसीक की गई है कि हर हाल में पार्टी की सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जाएगा। फिर कुछ सख्त एक्शन लेने के हवाले से भी फैसले हुए हैं, यानी जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और उनको नोटिस जारी हुए और अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हो सका, तो 7 दिनों के अंदर अंदर उन तमाम के फैसले करने का भी आज एक तरह से करारदाद मंजूर की गई है। और फिर ये भी कहा गया है कि अब अगर किसी ने भी पार्टी डिसिप्लिन से हट के कोई काम किया या कोई बयान दिया या जिससे रिफ्ट का तासुर उभरा, तो उसकी रुकनियत मुअत्तल करके मज़ीद कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। आज जो मैसेज आ रहा है या जिस तरह से कन्वे किया गया है, उसको देख के लगता है कि पार्टी ने जैसे 3-4 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इनकी वजह से मुश्किल होती है। वो बल्कि शिबली फराज ये कह रहे हैं कि 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है, मैं आपको सुना भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों के अलावा बाकी सब अमन सुकून है। धड़ेबंदी नहीं है, ये एक छोटे 3-4 लोग हैं जिन्होंने कि वो बनाए हुआ उधम मचाया हुआ है। बाकी पूरी पार्टी यूनाइटेड है, कोई इसमें वो नहीं है। 3-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं है, बल्कि 3 लोग हैं। तो इसलिए उसके बारे में भी जो अपनी जो डिसिप्लिन की कार्रवाई है उसके सिलसिले में भी बातचीत और कुछ फैसले हुए हैं जो कि हमारे पार्टी के एलामिये में वो जल्द। तो शिबली फराज की बात आपने सुन ली। आई होप कि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो गई होगी। कोर कमेटी में कुछ और डिसीजन भी हुए हैं, आगे उन पे भी बात करते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा कानूनी मामलात की तरफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, जहां एक अहम तरीन केस अब अपने फैसला कुन मरहले की जानिब जा चुका है। लेकिन बल्कि पहले इस पे बात करने से पहले मैंने 2 मिनट गुफ्तगू करनी है, मुझे याद आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवामी मसला है। मुझे बल्कि आज किसी ने कहा भी कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करते, तो बड़ा ज़रूरी है कि इन इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें। आज 1 जुलाई है, माली साल का पहला दिन है। हुकूमत का IMF बजट अब बाज़ाब्ता तौर पर नाफजुल अमल हो चुका। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी, गवर्नर्स ने भी जारी कर दिए अपने ऑर्डर। तो अब ये बजट नाफजुल अमल हो गया, जिसका बाकायदा आगाज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हुआ। जो कुछ दिनों पहले इन्होंने कमी की थी ना, उसमें से आधा इजाफा तो इन्होंने वापस ले लिया। ऊपर से बिजली के भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं उसने तो तबाही मचा देनी है। और मशवरा सारे यही दे रहे हैं कि अवाम कमर कस ले, क्योंकि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, पता नहीं रिटेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और हर किस्म का टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर लगा दिया गया। और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास के ऊपर, जिनकी तनख्वाह है, जो पहले थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे थे, अब और मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि 40-45% तक ये टैक्स की शरह चली गई है। और हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, ये सारा बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाला है। चले सरकारी मुलाजमीन तो है ना, उनकी 25% तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ती, उनके लिए क्या हुक्म है? वो तो बेचारे अब पिस गए, ऑलरेडी बड़े ट्रबल में थे, अब और मुश्किल होगी। तो आज माली साल का जो आगाज़ है, वो पहला ही दिन जो है वो एहतजाजी मुजाहिरों की नज़र हुआ। लोग बिजली के बिल हाथों में थामे सड़कों पर निकल आए। आज इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, मैं उसे कवर करने के लिए गया था। वहाँ पर लोगों के नारेबाजी सुनकर मुझे तो वो सारे हुकूमती वादे याद आ रहे थे जो एक एक जमात ने किए थे। और मैं आपको उस वक्त भी व्लॉग में बताया करता था कि ये जो नारे लगा रहे हैं ये टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो IMF के सहारे चल रहा है उसके लिए तो ये फिजिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपसे झूठे वादे करते रहे कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। किस जमात ने खड़े होकर नहीं आपसे ये वादा किया? इवन मुस्लिम लीग नून, इवन पीपल्स पार्टी, इवन इस्तेहकाम पार्टी, अलीम खान के नारे सबको याद हैं। सब ने ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत आ गई, अब ये सारे हुकूमत में है, इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, सब ने बाजमात होकर ही कहा था ना। अब ये 300 यूनिट तक बिजली तो दूर की बात है, 3 यूनिट तक भी बिजली मुफ्त देने को तैयार नहीं है। और ऊपर से जो इनके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं वो अलग। आपको याद होगा मरियम बीबी ने वो ऐलान किया था कि जब 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली का बिल जमा कराने जाएंगे तो उस पर मुहर लगी होगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। तो अब लोग वो स्टैंप देख रहे हैं कि भाई कहाँ पर लगी हुई है वो स्टैंप। तो किस किस का बिल अदा हो चुका है और किस किस का कितना बिल आया, ज़रा सा तफसील बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें। मैं भी ज़रा फीडबैक आप लोगों का देखूं। और मैं हैरान इस वजह से भी हूँ कि
सुई गैस का बिल इस बार बिजली के बिल से भी ज़्यादा आ गया। मेरे पास ये मेरा अपना जो सुई गैस का बिल है ये मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर ये जून का बिल है, सख्त गर्मियों में आने वाला जो बिल, और ये बिल है तकरीबन 29,620 रुपये। ये सुई गैस का बिल है। मैं अपने घर में अकेला हूँ, यानी मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई कुकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई गैस का ऐसा इस्तेमाल नहीं है जिसकी वजह से ये जस्टिफाई हो सके कि इतना ज़्यादा बिल आ सकता है। और स्टिल ये 29,000 रुपये से ज़्यादा, ये बिजली के बिल से ज़्यादा बिल गैस का आया हुआ है। और जब मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ तो 357 रुपये की मैंने गैस इस्तेमाल की है पूरे महीने में, 357 रुपये की। और जो एंड रिज़ल्ट है बिजली का बिल, वो जो छूट होती है ना, ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने जो मुझे छूट दी है इस बिजली के बिल में, वो मुझे छूट उन्होंने क्या देनी थी, बीच में 27,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिया छूट के नाम पे कि ये आपको रिबेट या आपको छूट मिली है। और साथ में उन्होंने तसीह का लफ्ज़ लिखा है। मैं सारे बिल रेगुलरली अदा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा बिल है जिसकी उन्होंने तसीह करके ये सारा कुछ किया। बहरहाल इसको मैं कोशिश करूँगा चेक कराने की कि एग्जैक्ट इतना ही बनता है या नहीं। तो ये हाल है इस वक्त। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कहीं बिजली का बिल गलत आ गया या सही आ गया। लोग बस, मैं देख रहा हूँ कोई बालियाँ बेच रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है बिल जमा कराने के लिए। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। और इससे भी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन इसलिए है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं कि एहतजाज कर सके आ जाके, सिवाय PTI के। एक PTI जमात बचती है जो थोड़ा बहुत असम्बली में एहतजाज करती है, और बाकी सारा जो इत्तेहाद है वो हुकूमती इत्तेहाद है। उसमें वो असम्बली में सारे खड़े होके हाँ हाँ करते हुए इन्होंने बजट मंजूर करा लिया, वोट दिया खुद बजट के हक़ में, और इसलिए दिया कि 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट इन MNAs इन MPs को मिलने हैं। तो इनका क्या सरोकार के अवाम कैसे जी रही है, या इनको किस तरह से ये बिजली के बिल या टैक्सेस जो हैं वो कैसे इन्होंने अदा करने हैं। तो इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना यानी शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और पूरा हाल उन्होंने कौम के सामने रखा। मसाइल क्या हैं, इनका हल क्या है, किस तरह से ये बजट फिजिबल नहीं है आम लोगों के लिए। एक हद तक वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है मामला कि उस नहज तक जा रहा है जब लोग टैक्स देंगे ही नहीं। मतलब लोग इस चीज़ से इनकार कर देंगे कि हमने टैक्स नहीं देना, क्योंकि जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर बेतहाशा टैक्स है, और जो नहीं दे रहा वो उसकी आसानी है। फाइलर नॉन फाइलर के इशू में हम सारे फंसे हुए हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल सूरत हाल इसलिए भी है कि उनकी जो मुआशी टीम है वो इस वक्त तितर बितर है। जो उनके मुआशी माहिरीन थे ना, असद उमर पार्टी छोड़ गए, शौकत तरीन भी खामोश हो गए, हमाद अजहर मंजर-ए-आम से गायब हैं। आज आके इस वक्त बचते हैं मुजम्मिल असलम। उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक अच्छा बजट दिया, अवाम दोस्त बजट दिया, और वक्त से पहले दे दिया। इस बार तो तारीखी रकम हुई ना, तो उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। वो अभी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो अपनी कारकर्दगी भी बता रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि वफाक के पास, यानी वफाक में PTI के पास इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है जो मुआशी मामलात पर उस तरह से बातचीत कर सके। उमर अयूब कर लेते हैं थोड़ी बहुत गुफ्तगू, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इवन असद कैसर या बाकी जो सीनियर लीडरशिप है, उनको इकॉनमी के हवाले से तो उनका उतना ही है जितना हम बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शायद नहीं है। तो खैर, अब आ जाइए ज़रा सियासी मामलात के हवाले से। मैंने कोर कमेटी की कुछ तफसील आपको पहले बता दी, थोड़ी सी रह गई है। JUI से मुज़ाकरात के हवाले से आज कोर कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग दी गई है, और फैसला ये हुआ है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए। मतलब दो तरफा कमेटियां तो अब कायम हुई हैं। मौलाना ने कल कहा कि कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकराती टीम नहीं अनाउंस हुई, तो अब गुज़िश्ता रात उन्होंने ये टीम बाकायदा अनाउंस कर दी थी। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन इस मुज़ाकराती टीम में शामिल होंगे मौलाना से बातचीत करने के लिए। फिर शिबली फराज, उमर अयूब और असद कैसर, ये 3 रहनुमा जो हैं ये भी मौलाना से बातचीत करेंगे, बल्कि ये कोर टीम का ही हिस्सा होंगे, और वक्त का तयन करने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हकदारों को मिलेंगी या उनकी बंदरबांट हो जाएगी। ये मामला अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। कल गालबन केस मुकम्मल हो जाएगा। आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि कल इसे मुकम्मल कर लेंगे, हो सकता है कल फैसला महफूज हो जाए। तो जजेस के इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से जो सवालात हैं ना, वो बड़े अहम हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। 2 पॉइंट्स हैं बहुत अहम जो इस केस की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। पहला ये कि बार बार ये कहा जाता है ना कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे इसलिए बल्ला चला गया। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर PTI के वकला को एम्फसाइज करना चाहिए था कि ऐसा नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराए नहीं थे इसलिए बल्ला छीन लिया गया। कराए थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कराए,
और तीनों बार ये इंटर पार्टी इलेक्शन माने नहीं गए। एक बार तो 1 साल के बाद कहा गया कि नहीं 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 आपके तो इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। इस तरह अगर इलेक्शन कमीशन ना मानना चाहे तो आप 70 बार इंटर पार्टी इलेक्शन करा लें, कौन मानेगा? एंड रिजल्ट क्या ये होना चाहिए था कि बल्ले का निशान छीन लिया जाता? तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि इंटर पार्टी हुए थे। दूसरी बात ये कि वो मुनसिफाना हुए थे, जायज़ हुए थे, लीगल थे, नहीं लीगल थे, उसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है। वो अदालत डिटर्मिन करती है, अगर नहीं ठीक थे तो अदालत दोबारा हुक्म देती कि जनाब किसी की निगरानी में हो जाएं या इस तरीके से हो जाएं। बट खैर वो बल्ला छिन गया। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये कि अगर ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती, लेट्स सपोज नहीं देते, तो फिर ऐसा कौन सा फार्मूला है या ऐसा कौन सा आईनी कानूनी नुक्ता है कि ये नशिस्तें बाकी जमातों के पास चली जाएं? क्योंकि ये नशिस्तें जाएंगी उसी के पास ये जिसने कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें जीती हैं, उसके बदले में उनको इतना मिलेगा। ये तयशुदा उसूल है, मतलब ये उसूल तय कर दिया गया है कि इतनी सीटों के बदले ये नशिस्तें मिलेंगी। तो आपको जितनी मिलनी थी वो तो मिल चुकी, तो इजाफी नशिस्तें अगर हुकूमत के पास जानी है तो वो किन सीटों के बदले में मिलेंगी ये तय नहीं हो रहा। तो इसलिए जस्टिस अतर मुल्ला के जो रिमार्क्स हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस पूरे केस की जो बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह थी। अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर तो मामला ही सारा एंड हो जाता है। तो अब देखते हैं अदालत अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए मामला को ठीक करती है या फिर कोई और गलती करके ये नशिस्तें हुकूमत के खाते में डाल देती है। अगर ऐसा हुआ तो ये मामला को मज़ीद उलझा देगा। जाते जाते खबर, आज जहांगीर तरीन की बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और आज मतलब मंजर आम पे आए हैं एक तरह से सियासी तौर पर। और जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से बताया गया है वो ये बताया गया कि बजट, अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी है जहांगीर तरीन ने और ओन चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म को। और क्या बात हुई इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं अब उन्हें कवर नहीं करता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, वरना ज़रूर बताता आपको। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एलामिया है कि जनाब इस वजह से मुलाकात हुई थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।